एक 7-8 साल का बच्चा अपने घर के पास बने एक पार्क में अपने कुछ दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाता था और पार्क में करीब 1 से 1.5 घंटे खेलने के बाद वापस घर आ जाता था। लेकिन एक रोज वह खेलने के लिए तो गया, लेकिन लौटकर घर नहीं आया। जब बच्चे के दादा उसको लेने के लिए पार्क जाने लगते हैं, तभी फ़ोन की घंटी बजती है। तो बच्चे की माँ ने फ़ोन उठाया और सामने से व्यक्ति ने जो कहा वह सुनकर वह काफ़ी हैरान हो जाती है, चौंक जाती है, घबरा जाती है। दरअसल सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि मैंने तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिया है। अगर बच्चा सही सलामत चाहिए तो जल्दी से पैसों का इंतजाम कर दो। इसके बाद जब फ़ोन कट जाता है तो परिवार वाले बच्चे को पार्क में ढूंढने जाते हैं, लेकिन जब बच्चा कहीं नहीं मिलता तो परिवार के लोग तुरंत स्थानीय पुलिस थाने में जाते हैं और मामला दर्ज करवाया जाता है। पुलिस मामले की छानबीन शुरू करती है। शहर में जगह जगह नाकाबंदी करती है, लेकिन किडनैपर का कोई सुराग हाथ नहीं लगता। दूसरे दिन नहर के किनारे एक बच्चे की लाश मिलती है। जब पुलिस लाश की शिनाख्त करवाने के लिए किडनैप हुए बच्चे के परिजनों को बुलाती है तो शव देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि लाश किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं के किडनैप हुए बच्चे की थी। आगे जानेंगे इस सच्ची घटना में कि किसने किया था इस बच्चे को किडनैप, कौन था यह बच्चा और क्यों की गई इस बच्चे की हत्या। नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अपराध की बात पाथफाइंडर्स के साथ। हाजिर हूं एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। आज की हमारी सच्ची घटना है राजस्थान के कोटा शहर की। दरअसल कोटा के तलवंडी इलाके में पुनीत हांडा अपने परिवार के साथ रहते थे। पुनीत बैंक में मैनेजर थे, तो वहीं पुनीत की पत्नी श्रद्धा एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। पुनीत का बेटा रुद्राक्ष अपने घर के पास ही एक पार्क में रोज शाम को खेलने के लिए जाता और करीब 1 से 1.5 घंटे में वापस आ जाता था। घटना वाले दिन भी रुद्राक्ष खेलने के लिए पार्क में गया हुआ था, लेकिन जब शाम हो जाने पर भी वापस नहीं आया तो घर वालों ने कुछ देर तो इंतजार किया कि अभी आ जाएगा, लेकिन उससे पहले ही पुनीत के घर के फ़ोन की घंटी बजती है। तो श्रद्धा जाकर फ़ोन उठाती है। फ़ोन करने वाले ने कहा कि मैंने तेरे बेटे को किडनैप कर लिया है। यह सुनकर श्रद्धा काफ़ी घबरा जाती है और अपने पति पुनीत को बुलाती है, क्योंकि तब तक पुनीत भी बैंक से घर आ चुके थे। पुनीत ने जब किडनैपर से बात की तो उसने कहा कि मैं जफर बोल रहा हूँ, मैंने तेरे बेटे को किडनैप कर कश्मीर भेज दिया है। अगर अपने बेटे को वापस चाहता है तो जल्दी से 2 करोड़ रुपए का इंतजाम कर दे। पुनीत ने कहा कि इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। इस पर किडनैपर ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तू बैंक में मैनेजर है और तेरी बीवी स्कूल में टीचर है, और मैं तेरे दोस्त मनीष को भी अच्छे से जानता हूँ। जल्दी से पैसों का इंतजाम कर, और हाँ, पुलिस को फ़ोन करने की गलती मत करना, वरना तेरे बेटे को मैं जान से मार दूंगा। यह बात कहकर किडनैपर फ़ोन काट देता है। जब यह फ़ोन आया तब रुद्राक्ष के दादा उसको लेने के लिए पार्क ही जा रहे थे, लेकिन इस फ़ोन के आ जाने से और किडनैपिंग का पता चलते ही पूरे परिवार के हाथ पांव फूल जाते हैं। वो काफ़ी घबरा जाते हैं। एक बार तो घर वालों को ऐसा भी लगा कि हो सकता है यह कोई फेक कॉल हो। इस पर सभी लोग दौड़कर पार्क जाते हैं और बच्चे को काफ़ी ढूंढते हैं, लेकिन रुद्राक्ष का कहीं पता नहीं चलता। पुनीत ने जब पार्क में खेल रहे दूसरे बच्चों से बात की तो बच्चों ने बताया कि एक अंकल रुद्राक्ष से बात कर रहे थे। यह सुनते ही पुनीत और उसका परिवार समझ जाते हैं कि बच्चे जिस शख्स के बारे में बता रहे हैं शायद उसी ने रुद्राक्ष को किडनैप किया है। पुनीत तुरंत ही स्थानीय पुलिस थाने जाते हैं और मामले की जानकारी देते हैं। पुलिस बिना वक्त जाया किए पुनीत के घर आती है और कॉल करने वाले की जानकारी जुटाने की कोशिश करती है।
घर का फोन भी टेप किया जाता है। कुछ ही देर में किडनैपिंग की यह सूचना पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है और कई जनप्रतिनिधि पुनीत के घर आने लगते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारियों ने कई टीमों का गठन किया और शहर में नाकाबंदी कर जगह जगह चेकिंग शुरू की गई। इन टीमों में उन ऑफिसर्स को लिया गया जिनका ट्रैकिंग रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा था। साथ ही साइबर टीम, टेक्निकल टीमों को भी इस केस से जोड़ा गया। पुलिस की एक टीम पार्क में खेलने वाले बच्चों से पूछताछ शुरू की तो बच्चों ने पुलिस को बताया कि एक अंकल कार से यहाँ आए थे और रुद्राक्ष से बात कर रहे थे। पुलिस ने इसी आधार पर पार्क के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए। एक फुटेज में पुलिस को पार्क के पास एक कार नजर आई। पुलिस ने जब पिछले 2 से 3 दिन के फुटेज खंगाले तो यही कार एक और दिन पार्क के पास नजर आई थी। तो इससे पुलिस का शक और पुख्ता हो गया कि इसी कार में रुद्राक्ष का अपहरण किया गया है। पुलिस ने जब कार के नंबर चेक किए तो नंबर साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। इस पर पुलिस कार कंपनी के शोरूम जाती है और पता करने की कोशिश करती है कि कंपनी ने यह कार किन किन लोगों को बेची है। इस तरह पुलिस को कार मालिकों की लिस्ट मिल जाती है, जिसे लेकर पुलिस उन लोगों के घर जाती है जिनके पास इस कंपनी की गाड़ी थी। इसी तरह पुलिस जब एक व्यक्ति के घर जाती है तो वहां पर न तो कार मालिक था और ना ही कार वहां पर थी। इससे पुलिस का शक इस कार मालिक पर गहरा जाता है। इस कार मालिक के बारे में पुलिस जब पता करती है तो इसका नाम अंकुर पाड़िया सामने आता है। पुलिस ने जब अंकुर पाड़िया को कॉल किया तो उसने मेले में होने की बात कही, लेकिन उसके बाद से उसका फोन लगातार बंद आने लगता है। इस पर पुलिस अब अंकुर पाड़िया की तलाश में जुट जाती है। साथ ही पुलिस की बाकी टीमें पूरी रात कोटा शहर और आसपास के इलाकों में बच्चे को तलाश करती रही। लेकिन दूसरे दिन सुबह कोटा पुलिस को जानकारी मिली कि जाखमुंड नहर में एक बच्चे की लाश मिली है। पुलिस के कई बड़े अधिकारी जाखमुंड नहर पहुंचे और शव बाहर निकलवाया। शव की जब शिनाख्त की गई तो यह शव रुद्राक्ष का ही था। अब किडनैपिंग की यह वारदात मर्डर केस में बदल चुकी थी। पुलिस रुद्राक्ष के परिवार वालों को सूचित कर शव को MBS अस्पताल लेकर गई। इस दौरान वहां रुद्राक्ष के माता पिता और परिवार के अन्य लोग भी आ गए थे। उन्होंने जैसे ही अपने बेटे का शव देखा तो उनका दर्द हद से पार हो गया और हॉस्पिटल में केवल रोने, चीखने और चिल्लाने की आवाज़ ही गूंजने लगी। पुलिस ने जैसे तैसे स्थिति को संभाला और शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। रुद्राक्ष की हत्या की खबर से कई जनप्रतिनिधि और समाज सेवी संगठन शहर में धरना प्रदर्शन करने लगे। जगह जगह आंदोलन शुरू हो गए और पूरे कोटा शहर के लोगों में आक्रोश फूट पड़ा। लोग केस की CBI जांच की मांग करने लगे। अब यह केस कोटा पुलिस के लिए ही नहीं बल्कि पूरी राजस्थान सरकार के लिए चुनौती बन गया था। पुलिस लगातार केस में जुटी हुई थी। पुलिस के हाथ कई सुराग लगे, लेकिन रुद्राक्ष का हत्यारा अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर था। एक दिन अचानक पुनीत को याद आया कि किडनैपर ने कहा था कि वो उसके दोस्त मनीष को अच्छे से जानता है। पुनीत ने यह बात जब पुलिस को बताई तो पुलिस ने मनीष से पूछताछ की, लेकिन पूछताछ में यह साबित हो गया कि मनीष का इस केस से कोई संबंध नहीं है। पुलिस लगातार अंकुर पाड़िया की तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन पुलिस को उसका भी कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। इसी बीच जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि बच्चे की मौत अधिक मात्रा में क्लोरोफॉर्म सूंघाने से हुई है। अब पुलिस
इसी आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ाती है और शहर के उन दुकानदारों से कांटेक्ट करती है जो केमिकल का काम करते हैं। इस दौरान एक दुकानदार ने बताया कि कुछ दिन पहले एक युवक स्कूल के नाम पर क्लोरोफॉर्म मांगने आया था। मैंने उसको ईमेल पर ऑर्डर देने के लिए कहा। उसने मुझे ईमेल के जरिए ऑर्डर भी भेजा, लेकिन स्कूल के हिसाब से उसने काफ़ी कम मात्रा की डिमांड की। ऐसे में मैंने क्लोरोफॉर्म की सप्लाई देने से मना कर दिया। पुलिस ने जब दुकानदार से केमिकल खरीदने वाले की जानकारी मांगी तो दुकानदार ने पुलिस को ईमेल एड्रेस उपलब्ध करवा दिया। पुलिस ने ईमेल भेजने वाले का आईपी एड्रेस ट्रेस किया, साथ ही जिस डोंगल का इस्तेमाल किया गया था उसकी भी डिटेल जुटा ली गई। यह डोंगल भी अंकुर पाड़िया के नाम ही रजिस्टर्ड आता है। अब पुलिस का शक यकीन में बदल गया था कि इस हत्या के पीछे अंकुर पाड़िया का ही हाथ है। पुलिस ने जब अंकुर पाड़िया की कॉल डिटेल निकाली तो एक नंबर पर पुलिस को शक हुआ। जब इस नंबर की भी डिटेल निकाली गई तो यह नंबर किसी अनूप पाड़िया के नाम रजिस्टर्ड आता है। साथ ही जब इस नंबर को ट्रेस किया गया तो उसकी लोकेशन लखनऊ शहर की आती है। पुलिस की एक टीम लखनऊ जाती है, साथ ही अनूप पाड़िया की जीवन कुंडली निकालती है तो सामने आता है कि अनूप कोटा से लाखों रुपए का गबन कर भागा हुआ है और लखनऊ में संतोष के फर्जी नाम से मोबाइल शॉप पर काम कर रहा है। इस तरह पुलिस लखनऊ से अनूप को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू करती है। अनूप ने पुलिस को बताया कि अंकुर मेरा भाई है और किडनैपिंग की वारदात के वक्त वो लगातार मेरे कांटेक्ट में था। बच्चे की हत्या कर देने के बाद वो मेरे पास लखनऊ आ गया। हम दोनों हमारे मोबाइल बंद कर कानपुर हाईवे पर मिले और वहीं से मैंने अंकुर को पैसे दिए और कानपुर के लिए रवाना कर मैं वापस लखनऊ दुकान पर आ गया। इसके बाद पुलिस की एक टीम कानपुर जाती है और अंकुर पाड़िया को गिरफ्तार करती है। अंकुर यहाँ किराए का कमरा लेकर रह रहा था। कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि कुछ लोगों ने जबरन दबाव डालकर मुझे गुमराह किया है और मुझसे एक बच्चे रुद्राक्ष का अपहरण करवाया है। मैंने रुद्राक्ष की हत्या नहीं की। यह पत्थर मिलने तक मेरी लाश नदी में डूब चुकी होगी। इसके बाद पुलिस दोनों को कोटा लेकर आती है। यहाँ पूछताछ में अंकुर पाड़िया ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। दरअसल अंकुर ने पुलिस को बताया कि मैं कोचिंग संस्थानों में स्टेशनरी का सामान सप्लाई करता था, साथ ही क्रिकेट में सट्टा भी लगाता था, लेकिन सट्टा में लगातार हारने के कारण मेरे ऊपर लाखों रुपए का कर्जा हो गया। पैसे मांगने वाले मुझे बार बार कॉल कर परेशान करते थे, साथ ही मुझे धमकी देते थे। इन सबसे परेशान होकर मैंने अमीर परिवार के बच्चे को किडनैप करने का प्लान बनाया। अमीर बच्चे की तलाश में ही मैं तलवंडी इलाके में पहुंचा और वहां पार्कों में खेलने वाले बच्चों पर नज़र रखने लगा। इसी दौरान मुझे एक पार्क में रुद्राक्ष मिला। रुद्राक्ष मासूम और चंचल था। जब मैंने उससे बातचीत की तो वो मुझसे बात करने लगा। मैंने उसके पेरेंट्स के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि उसके पिता पुनीत हांडा बैंक में मैनेजर है और उसकी माँ एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है। मुझे लगा कि यहाँ से मुझे मोटा पैसा मिल सकता है। अब मैं रुद्राक्ष की रेकी करने लगा तो पता चला कि रुद्राक्ष रोज इसी समय पार्क में खेलने आता है। रुद्राक्ष हमेशा की तरह ही उस दिन भी खेलने आया। मैं भी उस दिन पूरी तैयारी के साथ गया था। बच्चे को बेहोश करने के लिए मुझे क्लोरोफॉर्म चाहिए था। इसके लिए मैंने शहर के ही एक दुकानदार से कांटेक्ट किया और उसको बताया कि मैं झालावाड़
एक स्कूल में केमिस्ट्री लैब का हेड हूँ। मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए क्लोरोफॉर्म चाहिए, तो उसने मुझे ईमेल के ज़रिए ऑर्डर देने के लिए कहा। मैंने उसको मेल किया भी, लेकिन उसने यह कहते हुए क्लोरोफॉर्म देने से इनकार कर दिया कि स्कूल के हिसाब से क्वांटिटी बहुत कम है। इसके बाद मैं सूरत गया और वहाँ से क्लोरोफॉर्म लेकर आया। साथ ही मुझे फिरौती मांगने के लिए एक फर्जी सिम चाहिए थी, जिसे मैंने दिल्ली के एक गफ्फार मार्केट से खरीदा। इस तरह पार्क में खेलने के बाद जब सब बच्चे घर जाने लगे तो मैंने रुद्राक्ष को रोक लिया और चॉकलेट दिलाने के लिए कहा, तो उसने मेरी बात मान ली और मैंने उसे इस तरह कार में बैठा लिया। इसके बाद मैं उसको बोरखेड़ा स्थित अपने दूसरे फ्लैट पर लेकर गया और वहाँ रुद्राक्ष को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया। मेरा इरादा केवल और केवल रुद्राक्ष के घर वालों से फिरौती वसूलने का था, लेकिन इस केस से पूरे शहर में सनसनी फैल गई थी। वारदात से जुड़ी हर जानकारी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही थी। मैं इस पर लगातार नज़र रख रहा था। इसी बीच मुझे जब पता चला कि पुलिस को किडनैपर की कार का पता चल गया और पुलिस कार मालिकों के घर घर जाकर जांच कर रही है, तो मैं काफ़ी घबरा गया कि पुलिस अब मुझ तक पहुंच जाएगी। और इसी घबराहट में मैंने रुद्राक्ष को बहुत ज़्यादा क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया और उसे कार की डिग्गी में पटक कर एक मेले में पहुंच गया। और थोड़ी देर बाद जब मैंने रुद्राक्ष को चेक किया तो उसकी सांस बंद हो चुकी थी। मैं समझ गया कि उसकी मौत हो चुकी है। अब मुझे उसकी लाश को ठिकाने लगाना था। इसके लिए मैं देर रात कार लेकर जाखमुंड नहर पर गया और रुद्राक्ष के हाथ पैर बांधकर नहर में फेंक दिया और घर आकर सो गया। इसके बाद पुलिस ने उस सुसाइड नोट के बारे में अंकुर से पूछा, जो उनको कानपुर उसके कमरे पर मिला था। तो अंकुर ने पुलिस को बताया कि उसका मकसद पुलिस को गुमराह करने का था। वो किसी लावारिस लाश के पास ये सुसाइड नोट डालने वाला था ताकि पुलिस उसे मरा हुआ मान ले और वह फर्जी नाम से कहीं और रहकर फरारी काट सके। साथ ही पुलिस ने बताया कि अंकुर पहाड़िया ने उन्हें चकमा देने की काफ़ी कोशिश की। पहले उसने वारदात में इस्तेमाल किए गए फ़ोन को मुंबई जाने वाली ट्रेन और दूसरे को पश्चिम बंगाल जाने वाली ट्रेन में छोड़ दिया। यही नहीं, आरोपी अलग अलग शहर में घूमता भी रहा और पुलिस से बचने के लिए अपना हुलिया भी बदलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सतर्कता के आगे वह पकड़ा गया। इसके बाद पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश करती है। कोर्ट द्वारा अंकुर पहाड़िया को फांसी की सजा सुनाई गई और अनूप पहाड़िया को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही वारदात में शामिल अन्य 2 आरोपियों को भी, जिन्होंने अंकुर पहाड़िया को फर्जी सिम और क्लोरोफॉर्म देने में सहायता की थी, 4 साल और 2 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में अंकुर की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। इस तरह कोर्ट ने भले ही अपराधियों को सजा दे दी, लेकिन अपने कर्ज को उतारने के लिए अंकुर द्वारा उठाए गए इस कदम ने एक परिवार का बेटा हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। रुद्राक्ष के माता पिता को अपने बेटे की हत्या पर मिले जख्म आज भी हरे हैं। अगर कोई रुद्राक्ष का नाम भी लेता है तो उसके माता पिता सहम जाते हैं। दोस्तों, इस सच्ची घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को अपराध के प्रति जागरूक करना है। जागरूकता लाने की हमारी ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जल्द हाजिर होंगे एक नई, एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।